तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्नेह की प्रविचारणाएं। तो स्नेह की प्रविचारणाएं नंबर 24 या 64, आप दोनों याद करोगे, 24 और 64। एक आंसर अगर लगाना हो तो 64 के साथ जाना हमेशा। जो ज्यादा वाला नंबर होता है पहला प्रेफरेंस आप उसी को दोगे। जैसे मैंने आपको बताया होगा, आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्राण कितने हैं, तो उन्होंने 12 भी बताया और 11 भी। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी 12 वाली है, क्योंकि ऐसा सवाल भी आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। तो खैर, प्रविचारणाएं 24 या 64। 64 प्रविचारणाओं में एक होती है अच्छ स्नेहपान, यानी शुद्ध स्नेह का प्रयोग कराना, कोई और चीज साथ में नहीं दे रहे हो। इसी को मुख्य कल्पना कहा गया है, क्योंकि काम तो यही कराना है। बाकी तो ऑप्शनल चीजें हैं कि भाई ठीक है, व्यक्ति नहीं ले पा रहा है स्नेह तो क्या करोगे। ठीक है। फिर चरक ने स्नेह की 3 मात्राएं बताई हैं, कितने टाइम में डाइजेस्ट हो जाती है उसके आधार पे। तो प्रधान मात्रा, वो मात्रा जो 24 घंटे में डाइजेस्ट होती है। फिर मध्यम मात्रा, सामने चाहो तो लिख सकते हो 12 आवर्स। ठीक है, 12 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है मध्यम मात्रा। और एक लास्ट में आती हुई है ह्रस्व मात्रा, यहाँ सामने लिख लो 6 आवर्स। तो 24 घंटे, 12 घंटे और 6 घंटे में डाइजेस्ट होने वाली ऐसी 3 मात्राएं चरक ने बताई हैं। तो पहली जो है प्रधान मात्रा, वो देखोगे आप किस किस को देनी है। प्रभूत स्नेह नित्या, ऐसे लोग जो नित्याधिक स्नेह का प्रयोग करते हैं, उनकी हैबिट में है ना। शुद्ध पिपासा सहानरा, जो भूख प्यास को सहन कर सकते हो, क्योंकि आप पढ़ोगे कि स्नेह पान कराने के बाद व्यक्ति को कुछ खाने को नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यानी कि उतने समय तक उसको भूखे रहना पड़ेगा, 24 घंटे तक, क्योंकि तब डाइजेस्ट होगी वो। ठीक है ना, तो भूख प्यास को सह सकते हो। प्लस वो सारी कंडीशंस जहाँ वात बहुत अधिक बढ़ा होता है, जैसे गुल्म है, वातिक रोग मानते हैं मेनली उसको। सर्प दस्त है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो जो पॉइजन होता है उसके अगेंस्ट काम करता है फैट, ऐसा कॉन्सेप्ट है। जैसे घृतपान भी कराया जाता है, आप देखोगे तो दुग्ध दिया जाता है ऐसी कंडीशन में, तो वही लॉजिक है इसका। तो गुल्म में, सर्पदष्ट में, विसर्प। तो विसर्प रोग जो है इसके बारे में कहा जाता है कि बिना रक्त और पित्त के नहीं होता, तो रक्त और पित्त दोनों के अगेंस्ट इसने अच्छा काम करता है, तो वैसे भी। इसी तरह उन्माद है, ये भी वात वाली कंडीशन है। मूत्र क्रच किसी को हुआ हो, देखो मूत्र क्रच हुआ हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, गाढ़ वर्चस, दोनों ही चीजें वात की वजह से हो रही होती हैं। ये वात का कैरेक्टर है, मल मूत्र को बांध देना है, रोक देना। तो दोनों कंडीशन में ही स्नेह की प्रधान मात्रा। तो याद रखेंगे कहाँ कहाँ यूज करते हैं प्रधान मात्रा। गुल्म, सर्पदष्ट, विसर्प, उन्माद, मूत्रप्रच, गाढ़ वर्चस, याद रखोगे। इसके लाभ क्या है। विकार जल्दी ठीक हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा किस मात्रा को कहा जाता है दोषानुकर्षणी मात्रा, दोषों का अनुकर्षण कर लेने वाली मात्रा, तो प्रधान मात्रा। बल्य पुनर्नवाकारी, ये भी पूछता है कि कौन सी स्नेह की मात्रा है पुनर्नव करने वाली, अंगों को दोबारा नवीन कर देती है, तो ये वाली प्रधान मात्रा। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आती है मध्यम मात्रा। ध्यान से देखना, कुष्ठ के अंदर, प्रमेह के अंदर और मृदु कोष्ठ वाले को, इन सबको मध्यम मात्रा दी जा रही है। जनरली हम ये मान के चलते हैं कि प्रमेह का कारण क्या है, कि आम दोष है, कि कफ है ना। तो ऐसा नहीं है कि वहां स्नेह की ह्रस्व मात्रा यूज हो रही है या स्नेह देते ना हो मना हो, ऐसा नहीं है। प्रमेह के अंदर मध्यम मात्रा दे रहे हैं। इसी तरह कुष्ठ देख पा रहे हो, कुष्ठ में मध्यम मात्रा है, जबकि ऊपर विसर्प में आपने देखी प्रधान मात्रा है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि बाकी सभी कुष्ठों में यानी स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर मध्यम मात्रा दी जाती है, लेकिन विसर्प के अंदर प्रधान मात्रा दी जाती है। तीसरी जरूरी बात, मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति, तो मृदु कोष्ठ ही वो होता है जिसको आसानी से विरेचन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों में देख के लग सकता है आपको कि शायद स्नेह की ह्रस्व मात्रा देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी स्नेह की मध्यम मात्रा है, तो याद रखोगे। ऐसे भी याद रख सकते हो कि माँ से मृदु कोष्ठ, माँ से मध्यम मात्रा। ठीक है, तो मृदु कोष्ठ में मध्यम मात्रा देते हैं। इसी तरह प्रमेह में माँ लेटर आता है, प्रमेह, तो माँ वाले में मध्यम वाली मात्रा, तो ऐसे याद रखेंगे। गुणों की अगर बात करें तो लिख रहे हैं मंद विभ्रंशा, विभ्रंश यानी कॉम्प्लिकेशंस। तो इससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, मंद, कम होते हैं। नेक्स्ट देख रहे हो शोधनार्थ, इस मात्रा को यूज किया जाता है, तो मध्यम मात्रा चरक ने कहा शोधन में यूज करनी है। ठीक है, और शमनार्थ प्रधान मात्रा यूज करता है, शमन करना है तो उसके लिए प्रधान मात्रा यूज होती है। जबकि वाग्भट ने, यही लिख लोगे, आचार्य वाग्भट, वाग्भट ने शमन के लिए मध्यम मात्रा और शोधन के लिए प्रधान मात्रा ली है, तो इसका उल्टा कर दिया वाग्भट ने। नेक्स्ट आ जाएंगे ह्रस्व मात्रा। तो ह्रस्व मात्रा जिनमें आपको लगता हो कि स्नेह नहीं देना, जैसे ज्वर है, अतिसार है, आमज कंडीशन है दोनों, कास हुआ है किसी को,
बालक हैं, वृद्ध हैं, जो अधिक स्नेह नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो उन सब के अंदर ह्रस्व मात्रा है। उसका गुण क्या है? एक तो भ्रंगण करने वाली है, निराबाधा, स्पेशली देख लेना, मंद विभ्रंशा, मध्यम मात्रा थी तो माँ से मध्यम, माँ से मंद विभ्रंशा, यानी थोड़े कॉम्प्लिकेशन करने वाली। और ये कैसी है? निराबाधा, इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है। और इससे जो गुण शरीर में स्थापित किए जाते हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं। चिरम चाप्य अनुवर्तते, तो इसको भी याद रखोगे, लंबे समय तक गुण बने रहते हैं, चिरम चाप्य अनुवर्तते। आगे देखिए। तो चरक वाले पॉइंट ज्यादा जरूरी थे, बाकी यहाँ सुश्रुत वाली भी 5 मात्राएं दी हुई हैं स्नेह की, आप देख पा रहे हो, क्रमशः है ये कि 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में डाइजेस्ट होने वाले। ठीक है। तो श्लोक के शब्द देखोगे, चतुर्भाग गते आहनि, आह कहते हैं दिन को, और दिन होता है बेटा 12 घंटे का। अगर कहीं लिखा है अहोरात्र, तो मतलब दिन और रात, तो वो होते हैं 12 12 घंटे, यानी 24 घंटे के, 24 घंटा दिन, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। तो यहाँ लिखा चतुर्भाग गते आहनि, तो आह दिन का चौथा हिस्सा चला गया, यानी 3 घंटे चले गए, उसमें डाइजेस्ट हो रही है मात्रा। क्लियर? तो ये क्या काम करती है? दीप्यत्य अग्नि, और अल्प दोषों में यूज होती है। अर्ध दिवस, यानी 12 घंटे का आधा, तो 6 घंटे, तो ये क्या करती है? वृश्य है, भ्रंगण करने वाली, और मध्य दोषों में यूज करते हैं। चतुर्भाग अवशेषित है, चौथा हिस्सा ही बचा हुआ है दिन का, तो 12 घंटे में से चौथा हिस्सा, यानी 3 घंटे ही बचे हुए हैं खाली, तो 9 घंटे डाइजेस्ट हो गए, मतलब चले गए। ठीक है। तो ये वाली मात्रा बहुत दोषों में यूज की जाती है, तो मेनली याद रखोगे 3 6 9 घंटे, अल्प दोष, मध्य दोष और बहुदोष। 6 घंटे वाली वृश्य में भी यूज होती है मात्रा वाजीकरण के लिए, तो वो भी याद रखेंगे। फिर 12 घंटे, 24 घंटे वाली, तो 24 घंटे वाली स्पेशली देख लेना, कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रह, पस्मार, इन रोगों में बताई गई है। 12 घंटे वाली में आचार्यों में मतभेद है, कुछ लोग मानते हैं कि ग्लानि, मद, मूर्छा, इन रोगों को छोड़कर बाकी सभी रोगों में, और कुछ लोग मानते हैं कि ग्लानि, मद, मूर्छा में देते हैं। ठीक है। तो 12 घंटे वाली तो डाउटफुल है। 24 घंटे वाली बिल्कुल याद रखोगे, कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रह, पस्मार। नेक्स्ट चले, शारीरिक दोषों के लिए क्रमशः परम औषधियां क्या है, कि अगर बस्ती देनी है आपको वात रोग के लिए, ठीक है, तेल श्रेष्ठ है। विरेचन कराना है पित्त दोष के लिए, घृत श्रेष्ठ है पित्त के लिए, है ना। और वमन कराना है कफ दोष के लिए, और मधु वहां श्रेष्ठ है। तो मधु कफ को तोड़ने का काम करता है, तो याद रखना, क्रमशः वात पित्त कफ दोषों के लिए बस्ती, विरेचन और वमन, इसी तरह तेल, घृत और मधु। आगे आ जाए। यहाँ बेटा लिखा हुआ है कि ये जो 4 स्नेह होते हैं, घी, तेल, वसा, मज्जा, उनमें पैतृक विकारों में कौन सा श्रेष्ठ है? तो हमारी श्रेष्ठता का क्रम ये हो जाएगा कि सर्पी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, नंबर 2 पे मज्जा, फिर वसा, फिर तेल। अगर हम पित्त की बात करें, अगर वात और कफ की बात करें, तो आपने देखा है कि तेल में गुण है कि वो वात का भी शमन करता है, कफ को भी नहीं बढ़ाता है, मैं दोनों का ही शमन करता है, उस तरह हमने देखा था। तो तेल नंबर 1 पे आ जाएगा, नंबर 2 पे वसा, नंबर 3 पे मज्जा, नंबर 4 पे सर्दी। याद करने के लिए हम ये क्रम याद रखते हैं कि घी, तेल, वसा, मज्जा में से घरों में जो यूज होती हैं 2 ही चीजें होती हैं, सर्पी और तेल। तो एक तरफ सर्पी रख दिया और एक तरफ तेल रख दिया। सर्पी के पास मज्जा रखा क्योंकि सर्पी वाले के तो मजे आ गए, है ना, उसको महंगी चीज मिल गई। और तेल के पास वसा रख दिया। फिर बाकी आप क्रम निर्धारण कर सकते हो आसानी से, कि सर्पी पित्त में श्रेष्ठ होता है, तो उस तरह से अपनी प्रायोरिटी का क्रम बना लेना है। तेल जो है वात कफज विकारों में श्रेष्ठ होना है, तो उस तरह से क्रम बना लोगे। ठीक है ना? तो कभी क्रम में अरेंज करने को आए तो कर सकते हो। आगे चलेंगे। इस चैप्टर के अंदर एक श्लोक आता है, तासाम प्रयोगान वक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम प्रति, तो ये लाइन रख के पूछ चुका है, किसके लिए कहा गया है, कि किसका प्रयोग प्रत्येक पुरुष के लिए अलग अलग हो? तो इस नहीं का प्रयोग। पीछे आपको सूत्र 1 में मैंने एक श्लोक पढ़ाया होगा, तो वहां बात हुई होगी कि चिकित्सक कौन श्रेष्ठ है, अगर नहीं भी हुई तो जान लो। तो पूछा जाता है श्रेष्ठ चिकित्सक कौन होता है, तो उसका जवाब लिखा है कि जो प्रत्येक पुरुष को देखकर उसके लिए औषध मात्रा का निर्धारण करे। ठीक है, पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, वहां भी इस तरह की बात आई है। तो याद रखना, ये स्नेही की मात्रा की बात है, कि इसका प्रयोग प्रत्येक पुरुष के लिए अलग अलग है। आगे चलेंगे। और एलेबोरेट कर रहे हैं, घृत किसको लेना है? ठीक है, तो यहाँ ट्रिक लिखी है, बस यही याद रखना है। प्रजा के चक्षु की पुष्टि घृत से, प्रजा के चक्षु ठीक हो रहे हैं किससे? घृत से। तो प्रजा यानी प्रजा कामा, यानी संतान प्राप्ति के लिए। प्रजा के चक्षु मतलब चक्षु कामा, जो अपने नेत्र चाहता हो अच्छे रहे। तो प्रजा के चक्षु की पुष्टि मतलब पुष्टि कामा, किससे? घृत से। तो यानी घृत सेवन के लिए ये कंडीशन है कि कोई चक्षु चाहता हो अच्छे रहे, उसके पुष्टि हो, और प्रजा यानी संतान सुख मिले, तो उनके लिए घृत सेवन है।
नेक्स्ट देखो, तेल सेवन किसके लिए है? किसी के शरीर में कफ और मेद अधिक बढ़े हों, ये याद रखना आप बात। कृमि हो कोष्ठ के अंदर, या फिर क्रूर कोष्ठ हो। क्रूर कोष्ठ में स्पेशली याद रखना, सामने मज्जा भी लिख लो, क्योंकि मज्जा भी यूज होती है क्रूर कोष्ठ के अंदर, मज्जा। आप लोग बोल दो, जो नित्य व्यायाम करते हैं उनके लिए कौन सा स्नेह अच्छा होता है? बोलो मज्जा। बेटा। वसा। वसा बेटा, कल पढ़ा है वसा आपको सर। मैंने, वसा, ठीक है ना? तो खैर, अब तक देखा हमने प्रजा की चक्षु की पुष्टि घृत से, और तेल के लिए देखा कफ और मेद बढ़ा हुआ है, कृमि है कोष्ठ के अंदर, और क्रूर कोष्ठ वाले लोग। यहाँ पर यह भी याद रखने की बात है कि तेल दोनों के लिए अच्छा है। कृश व्यक्ति का भ्रंगण करता है और स्थूल व्यक्ति का कर्षण करता है, तो दोनों के लिए अच्छा है, स्थूल के लिए भी और कृश के लिए भी, याद रखेंगे। अच्छा, ये सवाल पूछ चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर देखना चाहो देख सकते हो। लिखा है संस्कारात सर्व दोषजित। आप तेल के बारे में जानते हो कि भाई तेल वात और कफ दोषों को जीतता है, सबको तो जीत नहीं सकता। तो कब जीतेगा सारे दोषों को? जब संस्कारित कर लिया जाएगा उसको, किससे? पित्त को हरने वाले द्रव्यों के साथ। तो पूछ चुका है कि संस्कारात सर्व दोषजित, इस आधार पर श्रेष्ठ स्नेह कौन सा है? तो आपको आंसर लगाना है तेल। अदरवाइज आपसे पूछा जाए कभी भी कि श्रेष्ठ स्नेह कौन सा है, घी तेल वसा मज्जा, तो कौन सा लगाओगे? घृत। घृत। ग्रीक लग। ठीक है, याद रखना, घृत सारे स्नेहों में श्रेष्ठ होता है। उसमें एक गुण होता है, लिख लेंगे यही, घृत, संस्कारों का अनुवर्तन करना, संस्कार अनुवर्तन। और इसको लिख लोगे, क्या होता है संस्कार अनुवर्तन? तो लिखेंगे, दूसरे के गुणों को ग्रहण कर लेना, अपने गुणों का त्याग ना करते हुए। यानी अपने गुणों को कोई ना त्यागे और दूसरे के गुणों को भी ग्रहण कर ले, तो संस्कारों का अनुवर्तन करना कहलाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है घृत के अंदर है। ठीक, तो नॉर्मली आपसे पूछे कौन सा स्नेह श्रेष्ठ है, तो घृत श्रेष्ठ है। संस्कारों का अनुवर्तन करने के गुण किसमें है, तो घृत के अंदर है। पूछे संस्कार से सभी दोषों को जीत सकता है, तो क्या है वो? तो तेल है। तेलों में पूछे कि श्रेष्ठ कौन सा है विवेचन कराने के लिए, तो कौन सा है? एरंड तेल। एरंड तेल। एरंड तेल। अगर शब्द ना लिखे, सिर्फ लिखे तेल श्रेष्ठ कौन सा है, तो कौन सा है? तिल तिल तेल। तेल। तिल तेल। क्लियर? आगे देखिएगा अभी। तो नेक्स्ट वसा का सेवन है। तो वसा, ये देख लोगे, एक भार अध्वकर्षिता, कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है, भार उठाता है, ज्यादा चलता है, मतलब एक्सरसाइज ही होगी एक तरीके से, तो इन लोगों में वसा का सेवन करने की बात आई है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे, मज्जा सेवन। तो ट्रिक लिखी है अभी, क्रूर दाता मजे से घिस मरा, है ना? क्रूर व्यक्ति था दाता, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई होगी कि मजे से उसने अपनी जान दे दी, तो क्रूर दाता मजे से घिस के मर गया, मतलब। तो क्रूर मतलब क्रूर कोष्ठ के अंदर, तो आप जानते ही हो तेल भी है और मज्जा भी है क्रूर कोष्ठ में। तो क्रूर दाता, दाता यानी दीप्ताग्नि के लिए लिखा है यहाँ पे। मजे से घिस मरा, तो मजे से यानी मज्जा, घिस मरा मतलब घस मरा, घस मरा का मतलब वही है, अधिक अग्नि वाले लोगों के अंदर इसको देना है। ठीक है, तो देख लेंगे इसको भी। अच्छा, ये देखना जरूर, वात आरता, ये जरूरी है। कोई व्यक्ति वातिक कंडीशन से किसी से ग्रसित हो, यानी वातिक रोग हो उसको, तो उसके लिए श्रेष्ठ है ये मज्जा। ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आ जाए, कोष्ठ तीन प्रकार के होते हैं। एक क्रूर कोष्ठ वाले होते हैं, एक मृदु कोष्ठ वाले, एक मध्यम कोष्ठ वाले। वाग्भट ने बड़ा सिंपल लिखा है कि क्रूर कोष्ठ वालों में वात दोष की प्रधानता होती है, मध्यम कोष्ठ वालों में कफ दोष, या फिर यहीं पे लिख लोगे सम, यहाँ लिखने से रह गया है, कफ दोष या सम, और मृदु कोष्ठ वाले में पित्त। तो इजी है वाग्भट, अगर दोष देखो कम से कम कि वात पित्त और कफ, क्रूर कोष्ठ के अंदर वात होगा, मृदु कोष्ठ के अंदर पित्त होगा, और मध्यम कोष्ठ के अंदर जो दोष रह गया हमारा कफ। कफ के साथ ही सम कंडीशन लिख लेनी है कि दोष इक्वल अमाउंट में मौजूद है। सुश्रुत ने बस क्या किया है कि इस कफ को मध्य से हटा के यहाँ रख दिया क्रूर के साथ, बाकी सेम ही है। तो वात कफ, सम और पित्त। आगे आ जाएंगे, यहाँ देख रहे हो स्नेह का प्रकर्ष काल, स्नेह का प्रकर्ष काल कम से कम 3 दिन, अधिक से अधिक 7 दिन। इसका मतलब क्या है कि जब किसी को स्नेहपान कराना शुरू करोगे, तो कम से कम उसको 3 दिन स्नेह देना ही देना है, लेकिन अधिकतम जो है 7 दिन की मर्यादा है। अगर 7 दिन से ऊपर का टाइम हो जाए, तो कह रहे हैं स्नेह 7वें हो जाता है, उसके बाद स्नेहपान का कोई लाभ नहीं। यानी आपने मैक्सिमम 7 दिन तक चेक किया कि सम्यक स्निग्ध के लक्षण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, नहीं मिले, तो आप क्या करोगे, प्रोसेस को डिसकंटिन्यू करोगे, और नए सिरे से सोचोगे कि कितनी मात्रा लेनी चाहिए थी, शायद क्या गलती हुई होगी मेरे से, तो उन चीजों को ठीक करके दोबारा से प्लानिंग करनी है। ये सवाल आता है।
कि 7 दिन में भी अगर स्नेहन के लक्षण ना आए तब क्या करना है, तो रीप्लानिंग करनी है डिसकंटिन्यू करके। क्लियर? तो स्नेह प्रकर्ष काल कम से कम 3 दिन, अधिक से अधिक 7 दिन। कह रहे हैं 3 दिन का टाइम जो है मृदु कोष्ठ वाले के लिए समझ सकते हो, 5 दिन का मध्यम कोष्ठ के लिए, और 7 दिन का टाइम क्रूर कोष्ठ में लगने वाला है, ऐसा भोज कहते हैं। किसको स्नेह नहीं देना, तो लिख रहे हैं नस्य के बाद, बस्ती कर्म के बाद। तो एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि एक टाइम में ना दो मार्गों से स्नेह का प्रयोग नहीं कराया जाता। ये बात सिंपल सी है, इसको याद रखना। एक साथ दो मार्गों से स्नेह नहीं देते, है ना। ऐसा नहीं कि एक तरफ बस्ती चल रही है, एक तरफ आप ओरल देने लगे नस्य कोई भी द्रव्य उसको खाने को स्नेह का। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट आ जाओ। अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण। तो सुश्रुत वाला देखो आप, वो जरूरी पॉइंट है। यहाँ लिखा है मुख श्राव, मुख से श्राव होने लगे, इसको देख लेना, बाकी कुछ खास है नहीं। अस्निग्ध पुरुष के लक्षण। सम्यक स्नेहन के लक्षण नहीं आए तो क्या होगा, तो पुरीश ग्रथित फॉर्म में होगी। गात्र अस्निग्ध, मात्र नहीं है, गात्र है, गात्र यानी अंग जो है उसके अस्निग्ध दिखाई देंगे। अगेन कोई खास बात नहीं है, नेक्स्ट चलेंगे। सम्यक स्निग्ध का लक्षण, मृदुता आ जाती है। ठीक है, और कोई खास नहीं है। सुश्रुत देखो, ये जरूरी बात है। सुश्रुत ने सम्यक स्निग्ध के लक्षण में बताया, सम्यक यानी अच्छा कैरेक्टर है, क्या होता है, ग्लानि। और अधस्तात स्नेह दर्शनम, इसका मतलब है कि अधोमार्ग से यानी मल के साथ स्नेह का दिखाई देना। तो वर्ड याद रखेंगे, सम्यक स्निग्ध के लक्षण है ग्लानि होना, यानी अब व्यक्ति का मन नहीं करेगा और स्नेह लेने का। और अधस्तात स्नेह दर्शनम, अधोमार्ग से स्नेह का दिखाई देना, ये याद रखेंगे। स्नेह से एक दिन पहले क्या देना है, तो ऐसा आहार देना है जो अभिसंधि ना हो। ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो व्यक्ति की अग्नि जो है वो प्रॉपर रहे। इवन हम ये भी कराते हैं कि स्नेह के पहले दीपन पाचन करा देते हैं, कि व्यक्ति की अग्नि जो है तीव्र हो जाए। तो याद रखना, स्नेह पान के एक दिन पूर्व कैसा दोगे, उष्ण आहार जो भी संधि ना हो, द्रव लिक्विड डाइट देने की कोशिश करोगे, अधिक स्निग्ध ना हो, कि कल स्नेह दे रहे हैं पहले का डाइजेस्ट नहीं हुआ हो। तो याद रखना इसको भी। नेक्स्ट चलिए, स्नेह पान का समय। तो अगर संशमन के लिए स्नेह पान करा रहे हो आप, यानी चरक की अगर बात करें तो प्रधान मात्रा अगर आप दे रहे हो, तो अन्न काले प्रकांक्षता, भोजन के समय भूख लगने पर यह स्नेह देना आपको। लेकिन अगर संशोधन के लिए यानी मध्यम मात्रा दे रहे हो, तो आहारे नैशे जीर्णे, रात्रि का खाया हुआ आहार जब जीर्ण हो जाए, मतलब सुबह सुबह। तो संशमन के लिए अन्न काले प्रकांक्षिता, संशोधन के लिए आहारे नैशे जीर्ण। स्नेह पान के बाद व्यक्ति को उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज बोलो, कल बताया था आपको क्या रोग हो जाता है, जलोदर। जलोदर। ठीक है। जलोदर रोग। हाँ, और लिख रहे हैं छपाशय होना चाहिए। छपाशय का मतलब है रात्रि को सोने वाला, कि ऐसा नहीं कि रात्रि को मोबाइल चल रहा है फिर। ठीक है, तो उष्णोदक पान करना है और रात्रि में सोना है आराम से। ये भी सवाल पूछ चुका है कि एक व्यक्ति को मद्य से विरेचन हो जा रहा है या दुग्ध से विरेचन हो जा रहा है, तो वो कैसे कोष्ठ वाला होगा, तो मृदु कोष्ठ वाला होगा। ठीक है, यह त्रिफला से विरेचन हो जा रहा है। तो याद रखना, लोग त्रिफला का नाम देख के सोचने लगते हैं कि शायद क्रूर कोष्ठ वाला होगा, त्रिफला तो विरेचन में यूज होता है, तो विरेचन करा रहा है तो मतलब पक्का क्रूर कोष्ठ वाला होगा, ऐसा नहीं है। त्रिफला से विरेचन मृदु कोष्ठ वाले को होता है, सबको होता ही नहीं, आप देखे देख लो। ठीक, आगे चलिए। सिंपल सी बात है कि स्नेह आपने लिया और वो जीर्ण नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो क्या करना है, बेसिक सी बात याद रखो, कि उसको वमन करा के निकाल देते हैं। इतनी सी बात याद रखो आप बस, कि वमन करा के निकाल देना है उसको, है ना। उष्ण जल का प्रयोग करना है, ये सब चीजें याद रखोगे, ज्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं जाओगे। नेक्स्ट देखें, स्नेह व्यापक में चिकित्सा क्या कर सकते हो, तो रूक्ष चीजें सारी जो भी आपको समझ में आती है वो देनी है। बाकी जैसे टाइम का वेट करोगे, डाइजेस्ट हो ही जाएगा स्नेह। तक्रा रिस्ट है, तो तक्र अपने आप में रूक्ष होता है ना, रूक्ष अनपान मूत्र त्रिफला देख लेंगे। ये स्टेटमेंट है चरक का, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, कि जब मंद कफ होता है तब सुखपूर्वक विरेचन होता है, और जब कफ अधिक होता है तब सुखपूर्वक वमन होता है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि हम लोग जब पंचकर्म कराते हैं ना, तो हम इस तरह ही लिखते हैं कि वमन फिर विरेचन फिर बस्ती, है ना। कि पहले वमन कराना चाहिए, मतलब फिर विरेचन कराना चाहिए। मतलब कि अगर सोचो आप पहले विरेचन कराने लगे और शरीर में कफ दोष पहले से बढ़ा हुआ हो, तो आप जैसे ही दोगे उसको मेडिसिन ना, तो बढ़े हुए कफ की वजह से वो मेडिसिन जाएगी नहीं अंदर, उसको तुरंत ही वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपका विरेचन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं कि अगर कफ बढ़ा है बॉडी के अंदर और आप विरेचन कराने जा रहे हो, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि उस कफ को निकालो, पहले आप वमन करा दो, तो कफ खत्म करो एक्स्ट्रा वाला।
जब वो हो जाएगी चीज, अब आप पित्त की तरफ ध्यान दो, तो अब आप विरेचन कराओ। ठीक है ना, तो ऐसे समझना है इसको। तो मतलब कफ अधिक है तो सुखपूर्वक वमन होगा, कफ मंद है तो सुखपूर्वक विरेचन होगा। तो ये बात याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखें। अब देखो आगे क्या याद रखना है। कह रहे हैं कि आपको वमन कराना है, मान लो स्नेहन के बाद। तो वमन कराने से एक दिन पहले व्यक्ति को इस तरह का आहार दिया जाता है जिससे कफ की वृद्धि हो जाए शरीर में, उसके कफ को बढ़ाने वाला आहार देना है। बस इतनी सी बात याद रखो कि वमन कराने के एक दिन पहले आप अभिसंधि आहार दोगे, कफ को बढ़ाने वाला आहार दोगे, जबकि स्नेहन के एक दिन पहले ध्यान रख रहे थे कि कुछ अभिसंधि नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ द्रव्यों के नाम लिखे हैं कफ बढ़ाने वाले। मन है, मैं नहीं कह रहा, याद करो। और देखो यहाँ ये दोनों लाइनें ऐसे ही याद कर लोगे कि स्नेहन के एक दिन बाद वमन और 3 दिन बाद विरेचन कराया जाता है। स्नेहन के एक दिन बाद वमन और 3 दिन बाद विरेचन। अगेन इंटरप्रिटेशन लोगों के डिफरेंट है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में, है ना। लोग प्रैक्टिस में अलग तरीके से यूज करते हैं इन स्टेटमेंट्स को। आप फिलहाल इतना याद रखोगे कि स्नेहन के एक दिन बाद वमन और 3 दिन के बाद विरेचन। एग्जैक्ट नंबर याद रखना जैसे मैंने लिखा है। नेक्स्ट आ जाएंगे। अष्टांग हृदय ने 7 सद्या स्नेहन का उल्लेख किया। पूछा जाता है किसने दिए हैं 7 सद्या स्नेहन, यानी 7 ऐसी कल्पनाएं जिनसे तुरंत ही स्नेहन हो जाता है। तो अष्टांग हृदय ने दी है, बस ये याद रखेंगे। अष्टांग हृदय 7 सद्या स्नेहन। चरक ने कहा बदर और त्रिफला से सिद्ध किया हुआ स्नेह योनि व्यापद और शुक्र दोषों में हितकर है। याद रखना है, बदर त्रिफला सिद्ध स्नेह योनि व्यापद और शुक्र दोषों में हितकर। ठीक है, बेर और त्रिफला। एक सवाल पूछते हैं कि स्नेह के साथ लवण क्यों मिलाया जाता है। स्नेह के साथ लवण मिलाने का लाभ यह है कि ये शीघ्र ही स्नेहन कराने वाला है। ठीक है, तो स्नेह के साथ लवण का प्रयोग क्योंकि ये शीघ्र ही स्नेहन करा देती है, प्रोसेस जो है फिर। तो ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 13 स्नेह अध्याय। नेक्स्ट आ जाओगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है स्वेद अध्याय। तो स्वेदन की पहली खासियत है कि पैत्तिक रोगों में इन जनरल नहीं कराया जाता है। ठीक है, जरूरी हो तो कराते हैं, पढ़ेंगे आगे हम कौन सा स्वेदन कराते हैं। फिलहाल वात और कफज रोगों में स्वेदन कराया जाता है। जैसे आपने धूमपान के बारे में पढ़ा होगा, धूमपान भी उष्ण था, तो वो भी वात कफज रोगों में हो रहा था क्योंकि वात और कफ के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, सवाल बहुत पूछते हैं कि इनमें से कौन सा लाभ है स्वेदन कराने का, मतलब स्नेहन पूर्वक स्वेदन कराने का। तो देखो ये जो लाइन लिखी है कि पुरीश मूत्र रेंतासी ना सज्जंती कथनंच, मतलब शरीर में पुरीश मूत्र रेतस इनकी रुकावट नहीं होती है ना। मतलब किसी कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो उस कंडीशन में, तो कह रहे हैं रुकावट नहीं होती है किसी की भी सम्यक स्नेहन पूर्वक अगर स्वेदन कराते हो। ठीक है, बाकी वायु को जीतने का काम ही करता है स्वेदन। और आगे देखेंगे, वात कफज रोगों में स्निग्ध रूक्ष स्वेद कराना चाहिए। भाई वात है तो स्निग्ध हो गया, कफ है तो रूक्ष हो गया। वातिक रोगों में स्निग्ध, कफज रोगों में रूक्ष स्वेद। और देखिए, आमाशयगत वात, पक्वाशयगत वात, पक्वाशयगत कफ की बात है, कफ होना चाहिए। क्या चिकित्सा करते हैं, तो आमाशयगत वात में कह रहे हैं प्रथम रूक्ष स्वेद कराएंगे, उसके बाद स्निग्ध स्वेद कराएंगे। क्यों? एक और लॉजिक सुन लोगे, पीछे मैंने आपको बताया कि एक ये लॉजिक होता है कि एक साथ दो मार्गों से स्नेह नहीं दिया जाता। ठीक है, एक दूसरा लॉजिक है अभी यहाँ पे कि अगर कोई दोष किसी स्थान पे गया है तो आपको पहले ये देखना है कि वो स्थान ओरिजिनली किस दोष से संबंधित है। तो पहले स्थानगत दोष की चिकित्सा की जाती है। लिख लो चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में कि प्रथम स्थानगत दोष की चिकित्सा। आप ये नहीं सोचो कि वहां कौन सा दोष आया हुआ है, जो ओरिजिनल है स्थान उस दोष का, पहले उसकी चिकित्सा करोगे। ठीक, तो यहाँ आमाशयगत वात है, आमाशय के अंदर वात आ गया, और आमाशय किसका स्थान है, कफ का। तो पहले रूक्ष श्वेत करा रहे हैं कफ की वजह से, उसके बाद स्निग्ध श्वेत करा रहे हैं वात के लिए। नेक्स्ट है पक्वाशयगत कफ। यहाँ करेक्शन कर लेना, पक्वाशयगत कफ है ये। तो पक्वाशय स्थान है वात का, तो वात के लिए पहले स्निग्ध श्वेत करा रहे हैं, और फिर कफ है तो कफ के लिए आगे लिख लो तथा रूक्ष। ठीक है ना, तो पक्वाशयगत कफ के अंदर पहले स्निग्ध श्वेत कराएंगे और उसके बाद रूक्ष श्वेत कराएंगे। वृषण हृदय दृष्टि, इन अंगों पे जनरली स्वेदन मना है, याद रखना मना है, लेकिन कराना भी हो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि भाई कराना ही पड़ेगा, तो कैसा कराओगे, मृदु स्वेद। इसमें भी और कंडीशन लिखी है उन्होंने कि पहले
जैसे कमल पत्र रख दो, या फिर मोतियों की माला पहले रख दो, है ना, जिससे कि शीतलता रहे वहां पे। उसके बाद स्वेदन कराओ। तो बड़ी सेफ्टी से कराने को लिख रहे हैं। तो याद रखोगे, वृषण, हृदय और दृष्टि, मृदु स्वेद या नहीं, ये तो निश्चित कह लो, या कह लो कि मृदु कराते हैं। इनमें भी वृषण स्पेशली ध्यान रखना, वृषण में लिखा है मृदु स्वेद, जबकि वंक्षण में क्या लिखा है, मध्यम स्वेद। लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वंक्षण में मध्यम स्वेद है और वृषण में मृदु स्वेद है। ठीक। कह रहे हैं इसके अलावा अंगों पर आवश्यकता के अनुसार स्वेदन कराओ। सम्यक स्वेदन के क्या लक्षण हैं? एक तो पीछे बताया है कि लाभ ये होता है कि मल, मूत्र, पुरीश, मतलब जो भी है, इनकी रुकावट नहीं होती है। और यहाँ लिख रहे हैं शीत शूलभ्य उपरम है, बस ये याद रखना। कि किसी को शीतलता लग रही हो, और खासकर शूल अगर हो रहा हो, पेन, तो उसको दूर करने वाला है उपरम। शीत और शूल का उपरम हो जाता है सम्यक स्वेदन से। स्वेदन का अति योग, ये एग्जाम में लाइन रख के पूछ चुका है कि पित्त प्रकोपो मूर्छा, शरीर सदनम त्रषा, इनमें से किससे संबंधित है, ऐसा करके। तो स्वेदन का अति योग, पित्त का प्रकोप हो जाएगा, मूर्छित हो सकता है व्यक्ति, ठीक है, प्यास लगेगी, समझ पा रहे होगे, तो देख लेना। चिकित्सा में जो भी ग्रीष्म ऋतु में आपकी दिनचर्या होती है, जैसे आप रहते हो, तो कह रहे हैं वो सारी चीजें करनी है। वाग्भट ने भी, और यही चरक भी लिख सकते हो, दोनों ने इसको स्तंभन योग्य में भी रखा है कि स्तंभन कराना चाहिए, शीतल द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए। आगे आ जाइए। स्वेदन के योग्य कौन सी कंडीशन है? दो कंडीशन बहुत जरूरी है, मूत्राघात, मूत्रकृच्छ, इनमें स्वेदन कराया जाता है। मूत्राघात और मूत्रकृच्छ में स्वेदन कराने को लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखोगे नाड़ी स्वेद, जो हम कराते हैं, नाड़ी स्वेद। कह रहे हैं वातिक विकारों में मांस के साथ, समझ आ रहा होगा, वात है, मांस शमन करेगा। पीछे वेशवार की बात भी हुई थी कि अगर शूल हो तो लेप लगाते हैं, उसमें वेशवार की बात भी आई थी। क्या होता है वेशवार? अस्थि रहित मांस है। बकरे का बकरे का संस्कार अस्थि रहित संबंध। मांस, हाँ, जिसको संस्कारित कर लिया गया मसालों से। क्लियर? तो यहाँ भी देख पा रहे हो, मांस है तो वात विकार इजी है। वरुण, अमृता आदि, इनसे कह रहे हैं कफज विकारों में। तो वरुण आदि करके याद कर लो, आपने देखा भी होगा, जैसे अश्मरी के अंदर या कोई कफज कंडीशन होती है, तो वरुण का क्वाथ, वरुण आदि क्वाथ हम लोग यूज कर लेते हैं, तो इजी है रिलेट करना। भूतिक आदि में, आदि से वात कफज विकारों में, भूतिक आदि से वात कफज विकारों में, इसको चाहो तो याद कर लो। भूतिक, अगर ध्यान से देखो, भूतिक तो बी से स्टार्ट होता है और भूतिक के पे खत्म होता है ना, तो मतलब वी के भी समझ सकते हो उसको, वात और कफ, इजी है रिलेट करना नाम के साथ। तो भूतिक वात कफज विकारों में। उपनास वेद को कह रहे हैं कि उसको खोलते रहना चाहिए, कि दिन में अगर बांधा है रात को खोल दो, रात में बांधा है दिन में खोल दो। एक जनरल कॉन्सेप्ट है ये भी, कि कोई भी लेप हो, है ना, तो उसको लंबे समय तक नहीं बांध के रखते, नहीं तो उष्णता होती है जो उसके अंदर, उसकी वजह से हानि हो जाती है। ठीक है, तो उसको खोलना होता है टाइम टू टाइम, याद रखना बस। सर ये चरक, भौतिक का एक बार बताना। ये देखो द्रव्य है कुछ, जो श्लोक आप देखोगे ना बुक में, तो उनमें द्रव्यों के नाम लिखे हुए हैं। तो हमने क्या किया है, पहला पहला द्रव्य उठा के नाम रख लिया योग का अपने आप। तो पहला नाम वहां लिखा है भूतिक, तो हमने लिख दिया इसको, भूतिक आदि द्रव्यों से नाड़ी स्वेद कराना है वात कफज विकारों में। याद रखने के लिए, भूतिक को जब आप लिखना शुरू करोगे इंग्लिश में अगर, तो वी से स्टार्ट होगा ना, बी से होगा, लेकिन हम याद करने के लिए वी समझ लेते हैं उसे, और के पे खत्म होगा भूतिक, तो वी और के, ऐसा वात कफज विकारों में। समझ रहे हो, मतलब अगर हम भूतिक लिखूं तो ऐसा लिखोगे ना। ठीक। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। जी। नेक्स्ट आ जाइए। इस चैप्टर में साग्नि स्वेद, यानी जहां अग्नि का इस्तेमाल हुआ है, ऐसे 13 स्वेद बताए गए हैं। साग्नि स्वेद 13, नंबर याद रखना आपको। ठीक है। ऐसे ही ये भी एक सवाल है कि पिंड स्वेद के 3 वर्ग बताए गए हैं। पिंड स्वेद के 3 वर्ग, वातज, कफज, वात कफज, मतलब पिंड बनाना है आपको अलग अलग रोगों के हिसाब से, कि वातज रोगों में, कफज रोगों में, वात कफज रोगों में। ठीक है। तो साग्नि स्वेद 13, पिंड स्वेद के 3 वर्ग, पिंड स्वेद के 7 आसन। जब पिंड स्वेद कराते हैं व्यक्ति को, 7 अलग अलग पोजीशन में रख के स्वेदन कराया जाता है, तो पिंड स्वेद के आसन पूछेगा तो नंबर 7, क्वेश्चन है ये भी आया वो सीधा, याद रखेंगे। नाड़ी स्वेद में जो नाड़ी ली जाती है, नली जो होती है जिससे आप स्वेदन करा रहे होते हो वाष्प की सहायता से, कह रहे हैं वो कैसी शेप होती है उसकी, गजाग्र, यानी हाथी की सूंड के समान। कितनी लंबाई होती है उसकी? तो व्याम दीर्घया, व्याम अर्ध दीर्घया वा। तो एक व्याम या आधा व्याम,
एक व्यायाम कह रहे हैं 3.5 हाथ के बराबर होता है, और एक हाथ होता है, अगर नहीं पता आपको लिख लो, एक हाथ बराबर 24 अंगुल। ठीक है। और ये कहां से कहां तक होता है? आपके एल्बो से लेके जो टिप ऑफ मिडिल फिंगर, कोहनी से लेके मिडिल फिंगर के टिप तक। चलो ब्रेक का टाइम हुआ, मैं देख रहा हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट, वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं यहीं से, नाड़ी से जहां पर है। 10 मिनट, थैंक यू।